बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने मास्टर 30 सीरीज में। और मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, देखते ही देखते हम लोग बढ़ चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 7 के अंदर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हमारे आज के 3 टॉपिक्स। जो टॉपिक्स है बच्चे, फुटप्रिंट विदाउट फीट, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और द ट्रीज नाम की एक पोम। तो बच्चे, आप लोगों ने अभी रिसेंटली ही समरी लेक्चर के अंदर ये तीनों टॉपिक्स करे होंगे। दोनों टॉपिक्स एक्चुअली हम लोग पोम पहले ही कर चुके हैं। तो आपने अभी रिसेंटली ही समरी लेक्चर में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के लेक्चर्स के साथ मेरे साथ पढ़ाई करी है। और द ट्रीज बच्चे आप लोगों को मैं पहले ही करा चुकी हूँ। तो आज यहाँ शायद बच रहा है अभी। तो हम लोग बच्चे आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इन तीनों के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के बच्चे स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में क्या क्या कवर होगा। आज की क्लास में फुटप्रिंट विदाउट फीट, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और द ट्रीज के ऊपर आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को हम लोग हमारी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आइए बच्चे देखते हैं हमारा पहला सवाल। तो पहला सवाल आता है फुटप्रिंट विदाउट फीट में से, और सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बेविल्डर्ड। तो बच्चे, बेविल्डर्ड का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, जब आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पजल हो जाते हो, परप्लेक्स हो जाते हो, तो ऑल ऑफ द अबव आप पे क्वेश्चन का आंसर होगा। और बच्चा, अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि मैम ये बेविल्डर्ड वर्ड यूज कहाँ किया गया था। तो बच्चे, यूज किया गया था, यूज फॉर चिल्ड्रन, ये उन बच्चों के लिए यूज किया गया था हु सॉ ग्रिफिन्स फीट, जिन लोगों ने ग्रिफिन के पैरों के निशान को देखा था। जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने ग्रिफिन के पैरों के निशानों को देखा था। फीट की स्पेलिंग गलत हो गई, FEET। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन। तो बच्चे, लंदन की बात हो रही है और यहाँ पर ही किसके लिए यूज किया जा रहा है, ही बच्चे यहाँ पर यूज किया जा रहा है ग्रिफिन के लिए। सवाल है कि उसे लंदन में आराम कहाँ पर मिलता है। तो बच्चे, लंदन में वो जाता है इन में, इन का मतलब होता है होटल में, तो नहीं, वो होटल में नहीं जाता, वो होटल जाता है विलेज में। इन अ बिग स्टोर, थिएटर स्टोर इन नन ऑफ द अबव। तो बच्चे, ये बात है उसकी पहली रात आफ्टर बीइंग इनविजिबल की, जब वो ठंड से बहुत ज्यादा परेशान था। एंड ही डिसाइडेड कि क्यों ना किसी ऐसी जगह पर रुका जाए जहां पर उसको रात के लिए वार्मथ मिल जाए। एंड द ओनली प्लेस जहां पर उसको रात के लिए वार्मथ मिलती है वाज दिस बिग लंदन स्टोर, जहां पर ही डिसाइडेड टू स्पेंड हिज नाइट। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल, Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? बच्चे, eccentric मतलब सन की मतलब थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा स्ट्रेंज। तो मिसेस हॉल जो थी, उस इन की ओनर, ठीक है, ये इन की जो ओनर थी, ये कौन थी हमारी, ये थी हमारी मिसेस हॉल। तो वो कहते हैं मिसेस हॉल के लिए वो साइंटिस्ट इसेंट्रिक क्यों था, वो साइंटिस्ट इतना अजीब क्यों था। बिकॉज ही विजिटेड ऑफ सीजन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो साइंटिस्ट जो था वो ऑफ सीजन आया था, बिल्कुल। दूसरा, हिज इंटेंशन वॉज ओनली टू वर्क, उसने यहाँ पर आकर ये बोला कि मैं यहाँ पर सिर्फ काम करने आया हूँ। एंड आई वॉन्ट सॉलिट्यूड, वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे यहाँ पर किसी से बात नहीं करनी, मुझे यहाँ पर किसी से मिलना जुलना नहीं है, मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए, मैं अकेलेपन की तलाश में, खोज में यहाँ पर आया हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनीबडीज अटेंशन। और वो देखने में बहुत वियर्ड लग रहा था क्योंकि उसका फुल बॉडी वॉज कवर्ड, क्योंकि उसका पूरा शरीर कवर्ड था और उसने अपने फेस के ऊपर बैंडेजेस लगाई हुई थी। तो बच्चे, ऑल ऑफ द अबव आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि इन सब चीजों की वजह से मिसेस हॉल को जो साइंटिस्ट है वो बहुत ज्यादा एसेंट्रिक लग रहा था। ग्रिफिन फाइनली एस्केप। तो सवाल आता है कि ग्रिफिन फाइनली एस्केप कब करता है। तो बच्चे, ये तब की बात है जब मिस्टर जेफरसन जो पुलिस ऑफिसर है वो आते हैं पकड़ने के लिए ग्रिफिन को, लेकिन ग्रिफिन तब अपने आप को इनविजिबल करने लगता है और अपने आप को बचा लेता है। जब उसने अपने सारे कपड़े उतारे तो वो क्या हो जाता है, वो इनविजिबल हो जाता है। और क्योंकि वो इनविजिबल हो जाता है तो उसके इनविजिबल होने की वजह से वो वहां से बड़े आराम से भाग जाता है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। What was he fond of in his childhood? तो बच्चे, अब बात आती है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की। तो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में ये जो ही है, ये किसके लिए यूज किया जा रहा है बच्चे, ये यूज किया जा रहा है रिचर्ड ई ब्राइट के लिए। और वो आपसे सवाल पूछते हैं कि रिचर्ड ई ब्राइट अपने चाइल्डहुड में किस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो बच्चे, उनको चीजों को कलेक्ट करना, भले ही वो फॉसिल्स कलेक्ट करना हो, ठीक है, भले ही वो कॉइन्स कलेक्ट करना हो, भले ही वो स्टोन्स कलेक्ट करना हो, या फिर बटरफ्लाईज कलेक्ट करना हो, उनको ये सारी चीजें इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
When did he find the cause of viral disease common among the caterpillars? तो बच्चे जब उन्होंने वायरल डिजीज जो कैटरपिलर्स में कॉमन था वो स्टडी उन्होंने करी थी जब पहली बार उन्होंने सबसे पहले 7th ग्रेड के अंदर क्या दिखाया था, 7th ग्रेड के अंदर उन्होंने फ्रॉग टिश्यू दिखाए तो वो हार गए। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो फिर 8th क्लास के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये कैटरपिलर में जो वायरल डिजीज आता है, ऐसी उम्मीद उन्होंने लगाई थी कि ये डिजीज उन्हें बीटल्स से आता है, तो इसीलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 8th ग्रेड में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Who did he write to get an idea for real science experiment? जब 7th क्लास के डिफीट के बाद, 7th क्लास के लॉस के बाद हमारे ग्रिफिन बहुत ज्यादा रिचर्ड ई ब्राइट जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट करूं जिससे मुझे कुछ हेल्प मिल जाए, तो उस समय पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डॉक्टर फेडरिक उर्क्यूहार्ट को एक लेटर लिखा था, उनसे अलग अलग सजेशन मानते हुए, और ये वही है बच्चे जिन्होंने ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स लिखी है। ठीक है, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नाम की किताब बनाई थी, एंड ही वॉज द सेम पर्सन जिन्होंने ग्रिफिन नहीं रिचर्ड की हेल्प करी थी टू हेल्प हिम फाइंड आउट द एक्चुअल वेज किससे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। What groundbreaking research did Ebright do? तो Ebright ने क्या ढूंढा था, उन्होंने निकाला था द वर्किंग ऑफ डीएनए, कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स डीएनए किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई। उनके मोनार्क बटरफ्लाई की सर्च नहीं उन्हें इस लेवल तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करी थी। अगला सवाल, व्हाट डज द पोएटेस कंपेयर द ट्री ब्रांचेस टू? तो बच्चे हम आते हैं ट्रीज के ऊपर और सवाल आता है कि जो पोएटेस है उन्होंने ट्री की ब्रांचेस को किस चीज से कंपेयर किया है। तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, इस पूरी पोम में एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, एक्सटेंडेड मेटाफर। और एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब होता है जब आप इनडायरेक्ट कंपैरिजन को, जब आप क्या करते हो, जब आप इनडायरेक्ट कंपैरिजन को बढ़ाकर बताते हो, लॉन्ग वर्जन में बताते हो, पूरी पोम में आपको वो कंपैरिजन देखने को मिलता है। ऐसे एग्जाम्पल को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। और यहाँ पर बच्चों ने एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया गया है, लेकिन उन्हें थ्रू आउट द पोम कंपेयर किया गया है, थ्रू आउट द पोम कंपैरिजन किया गया है किस चीज के बीच में बच्चे, इनको पूरी की पूरी पोम में कंपेयर किया गया है विमेन से, कि ट्रीज जो हैं वो विमेन जैसी हैं जो अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। What reaches like a voice in the room? तो बच्चे इट इज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स, यानी ऑल द हार्ड वर्क। तो ऑल द हार्ड वर्क, जो भी मेहनत उन्होंने करा है, ऑल द हिडन प्रॉब्लम्स अंडरटेकन, जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने अंडरटेक करी हैं मुसीबत के समय में, वो सब। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। What has been personified like no sun bury its feet in the shadow? तो बच्चे यहाँ पर सन को बरी वो किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि बरी करना यानी दबाना, तो ये जो अपने शरीर को दबाना या झुकाना किसका काम है, इंसान का काम है। ट्रीज नहीं करते, लेकिन ये सॉरी सन नहीं करते, लेकिन सन को यहाँ कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है, ह्यूमन से, इसीलिए सन में ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। मानवीकरण किस चीज का करा गया है, सन का किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। The pieces of the moon can be seen in the crown of which tree? तो बच्चे करेक्ट आंसर है ओक ट्री, ऑप्शन नंबर सी। ओक ट्री इज अ वेरी टॉल ट्री। आप लोग याद रखेंगे कि ओक ट्री क्या है, एक बहुत लंबा ऊंचा सा पेड़ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब बच्चे आता है पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, जो कि है ये, आप लोग देख पा रहे हैं इस सवाल को। How did the two boys help in London? Boys in London react when they saw the fresh muddy imprints and why? तो बच्चे ये स्टोरी की स्टार्टिंग में ही है कि अचानक से जब दो बच्चे अपना आराम से लंदन की स्ट्रीट पर बैठे थे, तो वहां पर वो कुछ पैरों के निशान देखते हैं, और जब वो पैरों के निशान देखते हैं तो क्वेश्चन यही आता है कि उन दोनों बच्चों ने कैसा रिएक्ट किया। तो बच्चे आप लोग बताएंगे कि दोनों बच्चे बहुत ज्यादा सरप्राइज थे और बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे, यानी वो पैरों के निशान देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे पैरों के निशान की तरफ, कि वाओ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्हें कोई इंसान नहीं दिख रहा था, लेकिन जमीन पर फ्रेश मड के लगे हुए पैर के छाप दिख रहे थे।
They reacted to it because the impressions were made by a pair of human feet. और सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो इंसान के पैरों के निशान थे और उस शरीर, वहां पर कोई शरीर नहीं था, वो सिर्फ पैरों के निशान बनते जा रहे थे जमीन के ऊपर. These impressions were descending down the steps. और ये जो impression थे ये ऐसा लग रहा था जैसे coming down from stairs. वो ऐसा लग रहा था कि वो stairs से नीचे आ रहे हैं. और बच्चों के लिए ऐसी चीज को देखना कि स्टेयर से कोई नीचे आ रहा है, किसी घर के नीचे से कोई आ रहा है, ये उनके लिए एक बहुत अनयूजुअल साइट था. तो दिस वाज अ वेरी अनयूजुअल साइट फॉर देम. तो बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल था इस तरीके से पैरों के निशानों को नीचे आते हुए देखना. अब है why was Griffin forced to become a wanderer in the streets of London? अब भैया ग्रिफिन ने इनविजिबिलिटी डिस्कवर करी है, उसने एक बहुत ग्रेट चीज डिस्कवर करी है, लेकिन उसके बाद भी उसको लंदन की स्ट्रीट्स पर बिना कपड़ों के घूमना पड़ रहा है. इतनी बड़ी डिस्कवरी करने के बाद भी बिना कपड़ों के क्यों? तो बच्चे ग्रिफिन जो था वो एक होमलेस वॉन्डरर बन गया था, यानी वो एक बेघर इंसान बन गया था इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, बिकॉज यहाँ पर ही हैड टू रन अवे, क्योंकि उसे यहाँ से भागना पड़ा जब वो अपने ओनर के घर में आग लगाकर भागता है. अब ये वो इसीलिए करता है क्योंकि उसके मन में बदले की आग थी. ठीक है, ये आप लोगों को नॉवल आप जब लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा ये काम उसने रिवेंज के लिए किया था. ठीक है, फॉर रिवेंज उसने क्या किया, वो घर आग लगाकर, उस घर में आग लगाकर चला गया. द लैंडलॉर्ड वांटेड टू इजेक्ट हिम and he took it as an insult. वो उसे निकालना चाहते थे, ठीक है, to throw him out, वो उसे घर से बाहर निकालना चाहते थे और उसको घर से बाहर निकालने के लिए ही उसने इस चीज को एज एन इंसल्ट ले लिया कि मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं. तो अब उस घर को जलाने की पनिशमेंट से बचने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा था, उसने वो इनविजिबिलिटी का ड्रग लिया जिसकी वजह से अब वो बिना कपड़ों के सड़क पर घूम रहा था. सो दिस वाज द मेन रीजन कि उसको लंदन की स्ट्रीट पर बिना कपड़ों के घूमना पड़ रहा था. सिंस इनविजिबल होने के बाद, इनविजिबिलिटी से वो पूरा इनविजिबिलिटी आ तो गई, लेकिन आप ये कह सकते हो हिज बॉडी वाज लाइक ग्लास. बॉडी वॉज लाइक ग्लास, वो ग्लास जैसी हो गई कि भले ही दिख नहीं रहा लेकिन एक्चुअली वहां पर प्रेजेंट तो है. तो अगर वो कपड़े पहन लेगा तो वो हेडलेस हो जाएगा. ठीक है, तो ही हैज टू रोम एज अ हेडलेस मैन. तो हेडलेस मैन बन के वो घूम नहीं सकता. कपड़े पहनेगा तो क्या होगा, शरीर नहीं दिख रहा, मुंह तो दिख, मतलब. चलिए बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है. अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई वाज मिसेस हॉल प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज ग्रिफिन्स स्ट्रेंज बिहेवियर एंड इरिटेबल टेम्पर. तो बच्चे देखो, मिसेस हॉल जो लेडी थी ना, वो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड थी. कैसी थी ये, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड थी. तो जब तक इनको पैसा मिल रहा था, जब तक ग्रिफिन इनको पेमेंट दे रहा था, शी वॉज रेडी टू एक्सक्यूज एवरीथिंग. क्योंकि आप वो ये कह सकती हैं कि पहली चीज तो वो उनके अपीयरेंस पे उनको जज नहीं कर सकती. दूसरा, उनको सारा पैसा उस टाइम पे एडवांस मिल रहा था जब लोग उस समय पे ट्रैवल ही नहीं करते थे, उनके होटल्स खाली रहते थे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ पीपल, गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो दैट इज व्हाई शी वॉज रेडी कि भैया मैं तो सब कुछ माफ करने को तैयार हूं. तो मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज ग्रिफिन्स स्ट्रेंज बिहेवियर एंड इरिटेबल टेम्पर बिकॉज शी कुड जज की पहली चीज तो उनका जो गेस्ट है वो इसेंट्रिक है, थोड़ा अजीब है. चलो, अजीब हो या नहीं हो, संकी हो या नहीं हो, उस चीज को भी वो माफ करने को रेडी थी. मोरोवर जो पेमेंट्स उनको एडवांस में मिल रही थी, तो इसीलिए, और उस समय पे वो एक रेयर गेस्ट था उस हार्श विंटर्स में, तो वो उनकी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता था. तो एज अ बिजनेस वुमेन तो वो अपने इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती थी कुछ पैसे बनाने की. इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मनी ओवर विजडम, समझदारी के ऊपर पैसा चूज किया उन्होंने. और इस चीज का खामियाजा हम स्टोरी में देखेंगे कि लास्ट में उनको भुगतना पड़ेगा. अगला सवाल, Why did Mrs. Hall confront Griffin before the arrival of Mrs. Jeffers? तो बच्चे होता क्या है, मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल जब एक दिन सुबह मॉर्निंग में ग्रिफिन के कमरे को खुला देखते हैं तो उनके दिमाग में यही आता है कि ये आदमी यहाँ पर क्या करता होगा. तो वो लोग उसे कमरे में घुस जाते हैं. लेकिन जैसे ही वो उसे कमरे में घुसते हैं, कमरे का सामान अपने आप हवा में उड़ता है और उनकी तरफ आकर गिरने लग जाता है.
जिसकी वजह से मिसेज एंड मिस्टर हॉल जो है बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और मिसेज हॉल ये कहती है कि ये जो ग्रिफिन है इसने मेरे कमरे पर कहीं ना कहीं विचक्राफ्ट कर दिया है, इसने मेरे कमरे पर जादू टोना कर दिया है और जादू टोने की वजह से ही मेरे घर का सामान जो है वो उड़ रहा है। तो यहाँ पर ग्रिफिन, और तब तक इनको ये न्यूज भी आ जाती है कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई है और वहां से पैसा गायब हुआ है और जस्ट अभी ग्रिफिन ने पैसा दिया है। तो ग्रिफिन ने पहली चीज बोली कि पैसा मिलेगा चेक के फॉर्म में, ठीक है, उसने बोला कि पैसा आएगा चेक के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर अभी जब उसने पेमेंट करी तो वो उसने कैश के फॉर्म में करी और वही कैश जो अभी गायब हुआ था उतना कुछ आसपास के अमाउंट का कैश ग्रिफिन से मिला। तो यहाँ पर मिसेस हॉल को उस पर शक हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, ग्रिफिन को मिस्टर जाफर के आने से पहले कन्फ्रंट किया, जो कांस्टेबल थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि भैया तुमने मेरे घर में विचक्राफ्ट किया है मेरी चेयर के ऊपर, जिसकी वजह से वो चेयर मेरे ऊपर उड़ के आ गई। ये वही चेयर है जिसपे मेरी मदर बैठा करती थी और तुम्हारी वजह से मेरे ही घर की चीजें मेरे ही अगेंस्ट हो गई है। वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं जब चेयर हवा में उड़ती है और उनकी तरफ गिरती है, और वो बहुत सरप्राइज हो जाती है देखकर कि ग्रिफिन जो है वो एक खाली कमरे से आ गया है और वो एक लॉक्ड रूम में एंटर कैसे हुआ। जब हमें उस कमरे से बाहर निकालकर कमरा बंद होने की आवाज आई थी तो फिर ये एक बंद रूम से बाहर कैसे आया और एक एम्प्टी रूम के अंदर कैसे पहुंच गया। तो यहाँ पर उनका शक ग्रिफिन के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है और जब उन्हें क्लर्जीमैन के बारे में भी पता लगता है तो डिसाइडेड कि भैया इट इज हाई टाइम, अब हम लोगों को पुलिस बुलानी पड़ेगी। तो इसीलिए उन लोगों ने मिस्टर जाफर्स को वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया। अगला सवाल अब ये आता है बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में से, गिव इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, दिखाने के लिए कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। और बच्चे ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आई होप कि आप लोग इस सवाल को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। एंड आई एम एक्चुअली रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स जो ये बता रहे हैं कि मैम ये सीरीज हमें बहुत फायदा दे रही है, बिकॉज उठ के क्वेश्चन सीधा इस सीरीज में से आ रहे हैं। तो आप लोग भी इस सीरीज का फायदा उठाइए और ये क्वेश्चन को करिए भी। क्वेश्चन बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए लिए गए हैं। तो बच्चे स्टोरी के अंदर 5 डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं दिखाने के लिए कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। सबसे पहला, ग्रिफिन अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगाकर जाता है जस्ट बिकॉज कि उसे बदला लेना था, कि जो लैंडलॉर्ड था वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा, तो इसीलिए वो उनसे बदला लेने के लिए घर जला देता है। सबसे पहली गलती ये इलीगल एक्ट है कि आप अपने किसी के घर से निकल रहे हो और उसे घर को आग लगाकर जा रहे हो, एंड टोटली कंडेमेबल, बेसिकली पनिशेबल। आप इस चीज के ऊपर उन्हें पनिश कर सकते हो। तो उसने बिना पनिशमेंट के खतरे के, बिना पनिशमेंट के डर के उसे घर को आग लगाता है और निकल जाता है। The house did not belong to him, वो घर उसको बिलोंग भी नहीं करता था और जो लैंडलॉर्ड था उसके पास पूरा राइट था उसे घर से बाहर निकालने का। अगला, उसने चोरी करी और खाना खाया एक लंदन स्टोर से, वहां पर ना तो उसने परमिशन ली ना ही उसने उन चीजों के लिए पे किया। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। उसके बाद वो जाता है, 2 बार उसने पैसे चुराए। एक बार उसने चुराए पैसे ड्रूरी लेन से और दूसरी उसने शॉपकीपर इन ड्रूरी लेन, और दूसरी बार वो क्लर्जी मैन एट दी आइपिंग विलेज में पैसा चुराता है। यानी हमने 3 और 4 वहां पर देखा। और उसके बाद फाइनली वो क्या करता है, उसके बाद अनदर इलीगल एक्ट कमिटेड बाय हिम, और लास्ट में वो क्या करता है आप लोगों को मुझे बताना है। और उसने क्या किया, व्हेन एवरीवन कन्फ्रंटेड हिम, तो जब सब उसके पास जाते हैं उसे कन्फ्रंट करने के लिए, he removed his clothes, उसने अपने कपड़े निकाले, hit the police officer, वहां पर 5वां क्राइम क्या किया, पुलिस ऑफिसर को मारा, hit the police officer and ran away, और उसके बाद वहां से भाग जाता है। तो ये उसके 5 अलग अलग क्राइम्स थे जो उसने गलत हरकतें करी, इलीगल चीजें करी। एंड ऑल दीज थिंग्स शो दैट यस, ग्रिफिन वाज एक्चुअली अ लॉलेस पर्सन एंड ही हैड नो रिगार्ड फॉर द लॉ, से लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, he did not care about the law। अब आता है बच्चे लास्ट सवाल फ्रॉम दिस चैप्टर, हाउ डिड ग्रिफिन मेक गुड एस्केप फ्रॉम आइपिंग। तो जो ग्रिफिन था वो आइपिंग से बड़े प्यार से कैसे भाग जाता है। तो बच्चे जब मिसेस हॉल कन्फ्रंट करती हैं ग्रिफिन को कि भैया उसने विचक्राफ्ट किया है उनकी चेयर के ऊपर, तो अपना गुस्सा, अपना टेम्पर खो बैठता है और चिल्लाने लग जाता है उनके ऊपर और बोलता है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। और गुस्से गुस्से में वो अपने सारे कपड़े उतारने लगता है, अपने बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एक्सेट्रा, ताकि वो वहां से भाग सके बिना किसी के पकड़े जाने में। बिकॉज ही रियलाइज कि जिस तरीके से उसने पागलपन लंदन में किया था वैसा ही हाल यहाँ पर हो चुका है। The villagers gathered at the bar, जो लोग वहां बैठे थे वो सब डर जाते हैं देखकर कि एक आदमी का सर नहीं है, कपड़े उतारे तो उस बैंडेज के नीचे कुछ नहीं था। तो उतने में विलेज कांस्टेबल जो है वो भी वहां पर आते हैं
एंड ही वाज इक्वली सरप्राइज देखकर कि उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका तो सर ही नहीं है। यहाँ पर बहुत शोरगुल मच रखा है, हल्ला मच रखा है, लेकिन ऑब्वियसली वो एक आदमी थे, ही वाज अ मैन ऑफ ड्यूटी, तो वो अपनी ड्यूटी से दूर नहीं जा सकते थे और वो बहुत डिटरमिन्ड थे कि भैया जैसे उन्हें ऑर्डर दिया है वैसा उन्हें करना पड़ेगा। इट वॉज मटीरियल कि उस आदमी का सर है या नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो उसे पकड़ने जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा शोर मच जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है और पुलिसमैन जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, ग्रिफिन एक एक करके सारे गारमेंट उतारता है और वहां से इनविजिबल होकर हिट करके उन्हें मार जाता है एट लास्ट। और लास्ट में वो क्या करते हैं, एट लास्ट ही थ्रू मिस्टर जैफर्स अनकॉन्शियस, और लास्ट में वो मिस्टर जैफर्स को इतना ज्यादा मारता है कि मिस्टर जैफर्स जो है वो अनकॉन्शियस होकर वहां पर गिर जाते हैं और इस तरीके से हमारा जो ग्रिफिन था वो वहां से भाग खड़ा होता है। और ये बेटा बहुत जरूरी सवाल है कि ग्रिफिन वहां से कैसे भागता है। यू नीड टू कीप दिस क्वेश्चन इन माइंड। इस क्वेश्चन में गलती मत करना। एक सेकेंड देना मुझे, जस्ट देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू डिलीट। अब वो कहते हैं फाइनली ग्रिफिन थ्रू हिज शर्ट इनटू द एयर, फिर फाइनली उसने अपनी शर्ट एयर में फेंकी एंड द कांस्टेबल कुड सी नथिंग एट ऑल। एंड लोग जो थे उन्होंने जैफर्स को हेल्प करने की कोशिश करी, लेकिन उनको भी इनविजिबल मैन से मुक्के पड़ रहे थे एंड दे वर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि मुक्के कहां से आ रहे हैं। इन द एंड जैफर वाज नॉक्ड डाउन एंड बिकेम अनकॉन्शियस, और वो बेहोश हो जाता है। एंड बहुत सारे लोग जो है वो चिल्लाने लगते हैं कि ग्रिफिन को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन ग्रिफिन इतने गुस्से में था, नहीं हैड you know what can I say, he had a plus point कि he was invisible, तो वहां पर वो लोगों के बिना नजरों में आए वहां से भाग जाता है। Thus Griffin used his weapon of invisibility to escape Iping, और वो अपनी इनविजिबिलिटी को यूज करता है आइपिंग से वहां से भागने के लिए। ठीक है, आई होप यहां तक आप सब लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं बच्चे मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के सवाल की तरफ। सवाल है, what was Ebright's project on Viceroy butterflies about? How did this project fare at the county science okay, इसने कैसा काम किया काउंटी साइंस फेयर में? तो बच्चे देखो, जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था वाइसरॉय बटरफ्लाइज का, तो वो थ्योरी ये थी कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है ना, वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं ताकि बर्ड्स उन्हें ना खाएं, क्योंकि मोनार्क जो होती है वो अच्छी नहीं होती टेस्ट में, और जो हमारी वाइसरॉय होती है वो खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। तो वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो थी वो मोनार्क को कॉपी करती थी ताकि उन्हें ना खाया जा सके। और ईब्राइट का प्रोजेक्ट ये था चेक करना कि क्या बर्ड्स एक्चुअली मोनार्क बटरफ्लाई को खाती है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है कि जो मोनार्क बटरफ्लाईज होती हैं वो टेस्टी नहीं होती, इसीलिए कोई बर्ड उन्हें खाता नहीं है। तो उन्होंने ये देखा कि स्टार्लिंग नाम की एक बर्ड जो है वो सारी मोनार्क्स ही खाती है, वो मोनार्क बटरफ्लाई ही खाती है एंड कैन नॉट गेट दी ऑर्डिनरी बर्ड फूड, वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाते। तो जब वो ये प्रूव करते हैं कि ऐसा हाँ ये चीज है कि वाइसरॉय एक्चुअली बटरफ्लाईज को कॉपी करती है, मोनार्क को कॉपी करती है, लेकिन ये बात भी सच है कि मोनार्क बटरफ्लाई को खाने वाले बर्ड्स भी होते हैं, जैसे स्टार्लिंग वो नॉर्मल बर्ड फूड नहीं खाते, वो मोनार्क बटरफ्लाईज ही खाते हैं। ये प्रोजेक्ट से रिचर्ड ईब्राइट को फर्स्ट प्राइज मिलता है जूलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर और थर्ड मिलता है इन ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर। ठीक है, और थर्ड मिलता है कहां पर, ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर। आइए अगला सवाल देखते हैं। हु इज रिचर्ड वेहरर? What was his view about रिचर्ड ईब्राइट? तो रिचर्ड वेहरर कौन थे और इनके क्या व्यू थे ईब्राइट के बारे में? तो बच्चे रिचर्ड वेहरर जो थे इनके एसएसटी टीचर थे, इनके सोशल स्टडीज के टीचर थे, और वो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं ईब्राइट की, और उन्हें ये लगता था कि यंग स्टूडेंट जो है उन्हें भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने चाहिए एक्टिविटीज में, जिस तरीके से रिचर्ड ईब्राइट अपनी हर एक्टिविटी में अपनी जान फूंक देते थे। वो इस चीज से बहुत खुश थे कि ईब्राइट में जीतने की एक इच्छा है। ठीक है, वो रातों को भी अपनी रिसर्च करने के अलावा रात को 3-3, 4-4 घंटे जाग कर डिबेट रिसर्च किया करते थे, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि उनकी रिसर्चेस रिगार्डिंग बटरफ्लाई और बाकी चीजें तो चल ही रही हैं, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं उसको वो इतना दिल लगा कर करते थे कि भले ही उन्हें रात को 3-3, 4-4 बजे तक जाग कर अपनी रिसर्च करनी पड़े डिबेट के लिए, ठीक है, सिर्फ डिबेट के लिए, वो भी वो करते थे। He also found him to be competitive in a healthy sense, और वो कहते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव तो थे, वो जीतने की शक्ति तो रखते थे, लेकिन फॉर राइट रीजंस, उनके जीतने के रीजंस कभी भी गलत नहीं थे। वो किसी को नीचा दिखाकर नहीं जीतना चाहते थे, वो जीतना चाहते थे फॉर द राइट रीजंस। उनके लिए खुद की जीत, वो जो करते हैं उसमें वो बेस्ट बनना चाहते थे,
उनका मेन पर्पस अपने आप को ऊपर उठाना था, लेकिन किसी और को नीचा दिखाकर उनको ऊपर लाना उनका मोटिव नहीं था। वो जीतना चाहते थे खुद के लिए, वो जीतना चाहते थे अपनी मेहनत के बलबूते पर, किसी और को नीचा दिखाकर उनके मन में जीतने की कोई भी इच्छा नहीं थी। चलिए बच्चों, चलिए अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज व्हाई इज डीएनए कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। तो बच्चे देखो, डीएनए डिस्कवर किसने किया? ये डिस्कवरी करी थी हमारे रिचर्ड ई ब्राइट ने, राइट। क्यों, कैसे करी थी? जब ये लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो हार्मोन क्या सिक्रीट करता है। तो बच्चे डीएनए आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस होता है जो आपकी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, यानी आपके फीचर्स को कंट्रोल करता है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको आपके पेरेंट्स से क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो इसीलिए डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बोला जाता है। ये सवाल आ सकता है पेपर में। अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों को एक और चीज ध्यान रखनी है, ये एक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी थी, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम के ऊपर, बिकॉज अब तो हमें पता है कि डीएनए क्या है, लेकिन उस समय के लोगों को पता नहीं था डीएनए क्या होता है, क्या क्या चीज कर सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे हेरिडिटरी डिजीजेस जो आपकी बॉडी से ट्रांसफर हो सकते हैं, पेरेंट बॉडी से चाइल्ड बॉडी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर, ठीक है, और भी ऐसे कोई सारे आप कह सकते हो कि क्रॉनिक इलनेस, कोई भी ऐसा बड़ा डिजीज जो ट्रैवल जो बॉडी में आ सकता है एक फादर की बॉडी से, मदर की बॉडी से बच्चों की बॉडी में, तो वैसे डिजीजेस को कंट्रोल करना वो भी अब पॉसिबल हो गया था इन द पाथ ऑफ डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन, क्योंकि रिचर्ड ई ब्राइट ने ये जो डीएनए की डिस्कवरी करी थी। नाउ दिस कैन आल्सो गिव बेटर मेडिसिन एज टू हाउ दीज क्रॉनिक इलनेसेस एंड प्रॉब्लम लाइक कैंसर कैन बी ट्रीटेड। याद रखेंगे, ये आंसर में जरूर डालेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। What was Ebright's achievement after his freshman year at Harvard University? Harvard University के freshman यानी फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने क्या अचीव किया? तो बच्चे फ्रेशमैन ईयर के बाद जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, ईब्राइट वापस जाते हैं एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च करने के लिए फॉर द हार्मोन, कि वो जो गोल्ड स्पॉट है एक्चुअली प्यूपा के ऊपर वो क्या काम करता है। और आप लोगों को वो पता है कि वो प्यूपा कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, दिस इज हाउ द प्यूपा लुक्स लाइक, इस तरीके का वो प्यूपा कुछ दिखता है। और यहाँ पर बच्चे उसके ऊपर कुछ 12 गोल्डन स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है, ये वाला कलर यूज करेंगे, दिखेगा थोड़ा क्लियर। इसके ऊपर यहाँ बहुत ही छोटा है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके, बहुत भी छोटा है, इस तरीके के कुछ 12 गोल्डन स्पॉट्स उसके ऊपर देखे जाते हैं। और सवाल ये था कि ये 12 गोल्डन स्पॉट्स का एग्जैक्ट काम वहां पर होगा क्या। तो यहाँ पर जब इन्होंने बहुत सारे अलग अलग सोफिस्टिकेटेड, यानी आप कह सकते हो कि मेड फॉर प्रोफेशनल यूज, जो प्रोफेशनल यूज के लिए बनाए जाते हैं, वैसे कुछ इक्विपमेंट्स का यूज किया और उन इक्विपमेंट्स को यूज करके उन्होंने इस हार्मोन का स्ट्रक्चर निकाला। और इसके स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए वो ये तक करते हैं कि एक बटरफ्लाई का जो प्यूपा है वो नॉर्मली ग्रो होगा और एक बटरफ्लाई के प्यूपा को वो लोग अलग रखेंगे और उसको वही सेल का हार्मोन फीड करेंगे जो इन गोल्डन स्पॉट्स में आता है। और देखा ये गया था कि दोनों केसेस में प्रॉपर प्योर और हेल्दी बटरफ्लाईज बनती हैं। दिस शोज कि ये जो हार्मोन सेक्रेट होता है ये ग्रोथ हार्मोन था और ये उसकी ग्रोथ में हेल्प करता था। ठीक है, ये आंसर आएगा उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टाइम पर क्या क्या चीजें करी थी। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। हाउ फार डू यू थिंक ईब्राइट्स मदर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग हिम इनटू अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। सवाल आता है कि आपको क्या लगता है कि ईब्राइट की जो मदर थी वो रिस्पॉन्सिबल रही ईब्राइट को एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाने में। आप लोगों को इस लाइन के ऊपर अपने पॉइंट्स बताने हैं। तो बच्चे जैसे बाकी बच्चों की मम्मास होती हैं वैसे ईब्राइट की मदर भी थी जो उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन बनी। ईब्राइट्स मदर वाज द सोर्स ऑफ ग्रेट एनकरेजमेंट फॉर हिम। ईब्राइट के लिए उनकी मदर एनकरेजमेंट का, प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा वो थी, सोर्स थी, क्योंकि राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से मम्मी का सपोर्ट हैज बीन द बेस्ट। She took keen interest in his activities. मदर ने हमेशा से अपने बच्चे की एक्टिविटीज में बहुत डीप इंटरेस्ट दिखाया है और हमेशा से उनके ऊपर एक विजिलेंट आई रखी है, एक चेकिंग आई रखी है, देखते हुए कि कहीं उनके बेटे को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है।
ठीक है, अपने बेटे की हर जरूरत का ध्यान रखना, उनके हर एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस रखना। शी गेव हिम मच कंपनी एज पॉसिबल, जितना समय वो अपने बेटे के साथ गुजार सकती थी वो गुजारती थी, और पूरे दिन उन्हें बिजी रखती थी अलग अलग चीजों के अंदर, बाय फाइंडिंग वर्क्स। और काम ऐसा नहीं कि घर का झाड़ू पोछा बर्तन कर दो, नहीं, काम ऐसे जिसमें उनका इंटरेस्ट जगह पढ़ाई की तरफ, और उन्हें छोटी छोटी ट्रिप्स पर लेकर जाना ताकि वो अलग अलग जगहों को देख सके और वहां से बहुत कुछ सीख सके। इन words, he was in his own companion until he started going to school. उनका मम्मी का कहना है कि उसकी मदर ही उनकी दोस्त हुआ करती थी जब तक वो स्कूल जाना शुरू करते थे। लेकिन उनके फादर की डेथ के बाद ईब्राइट उनकी पूरी जिंदगी बन गए, जिनके लिए वो सब कुछ करना चाहती थी। वो पूरे के पूरे शाम अपने बेटे के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठती, उनसे बात करती और उनके लिए कुछ कुछ काम ढूंढती जो उन्हें चीजों को पढ़ने में, समझने में हेल्प करता। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो उन्हें टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, माउंटिंग मटेरियल, कैमरा सब कुछ ला कर देती, एंड वो अपनी बेटे को हर वे में, जिस पॉसिबल वे में वो हेल्प कर सकती थी, शी यूज्ड टू हेल्प हिम। When she found कि उनके सन ने सारे बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली हैं जो उनके एरिया की स्पीशी थी, तो उस टाइम पे वो अपने बेटे के लिए किताब ला देती हैं, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। दिस बुक प्रोवाइडेड टू बी अ टर्निंग पॉइंट, और ये जो किताब थी ना, ये इनकी जिंदगी का बच्चे एक टर्निंग पॉइंट बनकर आई थी। ये किताब जो थी, ये क्या हुआ था, ये इनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बनकर आई थी। अब ये किताब इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कैसे थी, तो ये बेटा किताब इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट इसीलिए थी क्योंकि जितना मोनार्क बटर, इनको लग रहा था रिचर्ड ई ब्राइट को कि इसके बाद मेरी स्टडी ऑफ जो बटरफ्लाइज है वो एंड हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो इनकी मदर थी, उन्होंने जब इन्हें किताब लाकर दी तो इन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू किया, और दिस बुक प्रोवाइडेड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, क्योंकि उसके बाद इन्होंने मोनार्क के बारे में इतना पढ़ना शुरू किया, मोनार्क को पढ़ते गए, दिस इज वेयर ही केम, ही डेवलप्ड द कीन इंटरेस्ट ऑफ इंसेक्ट आफ्टर रीडिंग दिस बुक। और जैसा हम लोगों ने देखा, इनकी प्रेजेंट डिस्कवरी ऑफ डीएनए वो भी कहीं ना कहीं उस ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स की वजह से ही हुई है। तो इन सम, ई ब्राइट की जो मदर थी, उन्होंने सब चीजें करी ताकि वो अपने बेटे को साइंटिफिक टेम्परामेंट से मिलवा कर एक ऐसा इंसान बना सके जो कुछ भी चाहे अपने हाथों से अचीव कर सकता था। और जैसा उनकी मदर चाहती थी, रिचर्ड ई ब्राइट बिल्कुल वैसे ही चाइल्ड बनके निकले भी। वो बिल्कुल वैसे ही बने जैसे उनकी मदर उनके लिए प्लान करने बैठी थी, जैसा उनको चाहिए था, उनका बेटा बिल्कुल वैसा ही निकला। चलिए अगला चैप्टर के सवाल, अच्छा एक और बचा है। ई ब्राइट मदर हैज प्लेड अ मेजर रोल इन to play in his career as a scientist. What other factors contributed to his success as a scientist? वो कहते हैं मदर ने तो अपना रोल प्ले किया ही, और ऐसी क्या क्या चीजें थी जिसने उनको एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाया। तो बच्चे, ई ब्राइट की मदर जो थी वो उनका प्राइमरी और द मोस्ट वाइटल सोर्स थी जिन्होंने उन्हें इंस्पायर करा पूरे चाइल्डहुड में। हाउएवर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास हैं जिन्होंने उनके करियर को वैसा बनाया जैसा हम उन्हें जानते हैं। सबसे पहले जो उनकी किताब थी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तो ना तो वो किताब उनकी जिंदगी में आती, ना वो मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में जानते, ना रिसर्च करते, ना शायद इतने बड़े साइंटिस्ट बनते। उसने उनके लिए एक नया वर्ल्ड ऑफ नॉलेज खोल दिया था। उसके बाद उनके मन के अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई माइग्रेशन पैटर्न ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाइज के मुताबिक। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर थे उनकी जिंदगी में, डॉक्टर उर्क्यूहार्ट, एक साइंटिस्ट जो खुद इन इंसेक्ट को स्टडी करते थे, और वहां से इनका डॉक्टर उर्क्यूहार्ट से कनेक्शन बना, जिन्होंने इनको प्रोजेक्ट ऑफ टैगिंग बटरफ्लाइज में तो हेल्प किया ही, लेकिन जब ई ब्राइट को हेल्प चाहिए थी अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसे डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को ही लिखा था। और उस समय पे जब उर्क्यूहार्ट ने उन्हें काउंटी साइंस फेयर के आइडियाज दिए, एक एक करके वो उन आइडियाज पर काम करते गए और उनका आइडियाज पर काम करके प्राइजेस जीतते गए। इनफैक्ट वो जो 12 गोल्डन स्पॉट्स का लॉजिक था, ठीक है, क्या है, 12 गोल्डन स्पॉट्स का जो लॉजिक था, उस समय पर भी डॉक्टर उर्क्यूहार्ट इनके साथ ही थे, जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उसके अलावा इनके जो कॉलेज रूममेट थे, जेम्स आर वोंग, जिनकी मदद के साथ इन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी एस्टैब्लिश करी, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनके सोशल स्टडीज टीचर रिचर्ड ए वेहरर ने भी उनका बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि डिबेट में, साइंस में, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के अंदर, उनके दिमाग को फ्रेश रखने के अंदर किसने हेल्प किया था? उनके सोशल साइंस टीचर रिचर्ड ए वेहरर ने ही इनकी हेल्प की थी। तो रिचर्ड ई ब्राइट की जिंदगी में अगर देखा जाए तो उनकी किस्मत ने भी उनका बहुत साथ दिया है, बिकॉज ही हैड फाउंड सच ग्रेट पीपल इन हिज लाइफ।
He has found such great people in his life कि जिन्होंने उसकी इतनी मदद करी है that he became such a successful person at one point of time in his life. ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आइए देखते हैं अगला सवाल. Which trees does the poet refer to in the poem? What do they symbolize? तो बच्चे हमारी पोम में ट्रीज कौन सी यूज की जा रही हैं? तो बच्चे जो वो ट्रीज के बारे में बात की जा रही है जिन्हें जंगल से, ओपन फॉरेस्ट से रिमूव करके घरों में क्लोज क्रैम स्पेसेस में रख दिया गया है, जहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा दबाए हुए हैं और बहुत ज्यादा स्टिफर्ड है, बहुत ज्यादा पीड़ित है. ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है और बहुत ज्यादा स्टिफर्ड है, बेसिकली बहुत ज्यादा पीड़ित है अपनी जिंदगी को लेकर. ये ट्रीज जो है ये वो सारे ऑब्जेक्ट को सिंबलाइज करती हैं और वो सारे लिविंग बीइंग्स को सिंबलाइज करते हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर कर दिए गए हैं. साथ ही ये विमेन को भी रिप्रेजेंट करते हैं. इनफैक्ट द पोएम हैज अ डीपर मीनिंग कि ये ट्रीज जो है ये उन वुमेन से रिलेट किए गए हैं जिन्हें एक साफ बड़ी एनवायरनमेंट से निकाल कर छोटी सी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में लाकर रख दिया गया है, जहां पर वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती, जहां पर वो ऐसी ही कंडीशन में बंद हो रखी हैं जहां पर उनका कोई भी सपोर्ट सिस्टम उनके पास नहीं है. आइए अगला सवाल देखते हैं. व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांच ऑफ द ट्रीज टू एंड व्हाई? तो यहाँ पर बच्चे पोएट किससे कंपेयर करते हैं ट्रीज की ब्रांच को और क्यों? तो बच्चे पोएट जो है वो ट्री की ब्रांच को कंपेयर करते हैं पेशेंट से, क्योंकि ब्रांचेस जो है वो भी जिस तरीके से एक पेशेंट होता है, पीड़ित होता है, परेशानी से जूझ रहा होता है, वैसे ही ये जो ब्रांचेस हैं ये भी क्रैम्ड है, अंडर सप्रेशन, प्रेशर की वजह से दब गई हैं और बहुत ज्यादा मूव क्लमजीली टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग टू गेट आउट इन द ओपन. और ये लोग क्या कर रही हैं, ये भी कोशिश कर रही हैं कि अपने आसपास की सीलिंग को तोड़े और बाहर निकल सके. सिमिलरली पेशेंट्स जो होते हैं हॉस्पिटल से वो भी अपने घर जाना चाहते हैं, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं और जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो वो बहुत ही अनस्टेडीली, बड़े ही धीरे धीरे घर की तरफ वॉक करते हैं क्योंकि शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं होती. वैसे ही ये पेड़ है जो अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद यहां से निकले हैं, जिनमें अभी आगे जाने की इतनी हिम्मत नहीं है, इसीलिए ब्रांचेस को न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया गया है. एंड जब वो वॉक करते हैं डोर की तरफ तब वो स्टिल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ एनेस्थीसिया या मेडिसिन के इम्पैक्ट में होते हैं, जिसकी वजह से वो भी धीरे धीरे चल रहे होते हैं. वैसे ही जो ट्रीज है वो अपनी मेहनत के इम्पैक्ट में इतना ज्यादा होते हैं कि उनमें हिम्मत नहीं होती तेज चलने की, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी अपनी एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं और अपने घर की तरफ धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ने लगते हैं. कैसे बढ़ने लगते हैं? स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ने लगते हैं. आइए देखते हैं अगला सवाल. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून इन द थर्ड स्टैंजा एंड एट द एंड ऑफ द पोम? तो बच्चे मून की रेफरेंस दो बार दी गई है, एक बार ब्रोकन मून और एक बार फुल मून. कैसे दिया गया आइए देखते हैं. थर्ड स्टैंजा में बच्चे मून इज शोन टू बी फुल. ठीक है, मून इज शोन टू बी फुल. ठीक है, मून जो है पूरा दिखाया गया है. होल शाइनिंग इन द ओपन स्काई एट नाइट, कि पूरा मून चमक रहा है रात को. पोम के एंड में इट इज शोन टू बी ब्रोकन इनटू पीसेस. पोम के एंड में दिखाया गया है कि मून जो है वो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया है, जैसे कोई मिरर के अंदर आप शीशे को तोड़ देते हो, बिल्कुल वैसे ही वो आपका जो मून है वो टूट गया है. ये चेंज इज कॉज्ड बाय द फैक्ट कि जो नैरेटर है लुक्स एट द मून इन थर्ड स्टैंजा डायरेक्टली फ्रॉम द रूम विदाउट एनी ट्री स्टैंडिंग इन बिटवीन. ऐसा इसीलिए है क्योंकि थर्ड स्टैंजा में वो मून को बिना किसी ट्रीज के देखते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द पोम में वो पेड़ों की छांव के बीच में से मून को देखते हैं और ऑब्वियसली वो मून जो है वो उन्हें पूरा नहीं दिखता. वो ऐसा लगता है जैसे कोई ग्लास का पीस हो. और ये जो मूवमेंट ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट हैज पार्शियली ब्लॉक्ड द मून एंड ब्रॉट अबाउट दिस चेंज. और जो ट्रीज आ गई हैं अपनी जगह पर, उसने मून को छुपा लिया है और इसी ने मून की अपीयरेंस में वो चेंज भी कॉज किया है. ठीक है, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस. अगला सवाल आता है बच्चे, व्हाट डू रूट्स, लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ द ट्विग्स इन द ट्रीज इन द पोएम डू? ये सारी चीजें क्या करती हैं? तो बच्चे ट्रीज, उसकी रूट्स, शूट्स, सब कुछ जो है वो फ्री होने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द कन्फाइनमेंट इन द क्रैम्ड स्पेस ऑफ द हाउस, कि वो सब उस घर के उस एरिया में से बाहर निकलना चाहता है. All parts of the tree contribute to the efforts for freedom by struggling against the forces that cramp and confine them. तो वो कहते हैं जितने भी ट्रीज हैं ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब अपने फ्रीडम स्ट्रगल को दिखा रहे हैं क्योंकि उनको भी उन सारी चीजों ने बंद करके रखा है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है.
तो ये रूट जो है वो कोशिश करती है फ्लोर से बाहर आने की, क्रैक करके फ्लोर को। लीव्स जो है वो भी बाहर आने की कोशिश करती हैं, और ट्विग्स यानी छोटे छोटे तिनके जो हैं वो भी अपने आप को लीव्स के साथ बाहर आने की कोशिश करते हैं। दिस एफर्ट इज टू अचीव फ्रीडम, ये एफर्ट वो लोग कर रहे हैं टू अचीव फ्रीडम फ्रॉम सप्रेशन। ये क्यों कर रहे हैं? ये अपने आप को बाहर निकालने के लिए, इस प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट से बाहर निकालने के लिए ये सब अपने आप को कर रहे हैं। और याद रखना बच्चे, पूरी पोम में जहां जहां पर ट्रीज का कंपैरिजन किया गया है वहां वहां पर ये चीजें विमेन के लिए भी यूज करी गई हैं। अब आइए देखते हैं बच्चे इसके लॉन्ग क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल है, व्हाट इज कॉमन अबाउट द पोम द ट्रीज एंड द टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू और इस पोम ट्रीज के बीच में क्या कॉमन है? तो बच्चे जो पोम है आप लोगों की, टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस और द ट्रीज बाय एड्रियन रिच, ये कॉमन सेंट्रल आइडिया ये है कि नेचुरल हैबिटेट बहुत जरूरी है किसी भी लिविंग बीइंग की ग्रोथ के लिए, भले ही वो टाइगर इन द जू हो या फिर कोई भी ट्री हो। ये बोथ द पोम्स जो है वो क्रुएल्टी ऑफ मैन को दिखाते हैं कि इंसान किस तरीके से मेडल करता है एनवायरनमेंट के साथ, यानी वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है एनवायरनमेंट को अपने फायदे के लिए, उसे नेचुरल, उसके नेचुरल लोगों को उससे दूर करके उन्हें उनके नेचुरल एटमॉस्फेयर से निकाल के। अब जैसे आप देखोगे, टाइगर इन द जू प्रेजेंट करता है द पिटिएबल प्लाइट ऑफ अ टाइगर जो बहुत अनकंफर्टेबल है कंक्रीट सेल में, और जहां से उसे उसके फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट से दूर किया हुआ है। सिमिलरली जो ट्रीज है वो भी बहुत अनहैप्पी और बहुत अनकंफर्टेबल है जब उन्हें लोगों के घरों में बंद किया हुआ है फॉरेस्ट से दूर। दोनों ट्रीज और टाइगर जो है वो नेचुरल इनमेट्स है फॉरेस्ट का, और अगर वो वहां नहीं रहेंगे तो उनकी कोई और अच्छी जगह नहीं है। वो भी चाहते हैं कि वो लोग अपनी नेचुरल लाइफ जिए, अपनी ओपन एनवायरनमेंट में जाकर जिए। टाइगर को लगता है कि वो एक क्रैम्प्ड स्पेस में फंसा हुआ है और उसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर रखा हुआ है। वहां पर वो रोर नहीं कर सकता जैसे वो फॉरेस्ट में कर सकता है। वैसे ही ट्रीज को ऐसा लगता है कि भैया उन्हें यहाँ रिस्ट्रेन किया हुआ है, यहाँ रोका हुआ है, उन्हें गुलाम बना रखा है जब वो एक घर में उगती हैं, बिकॉज प्रॉपर ग्रोथ ट्री के घर में नहीं होती, और वो चाहते हैं कि वो भी घरों से बाहर निकले और जंगलों में जाकर जिए। तो ये दोनों पोम ये मैसेज कन्वे करती हैं कि ट्रीज और एनिमल्स, इन सब को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट दो, और इंसान को अपने क्रूअल अटैक छोड़ देना चाहिए अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए। जो इंसान अपने खुद के लिए चीजें करता है नेचर को खराब करके, वो हमें नहीं करनी चाहिए अगर हम एक्चुअली हमारी एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं तो। आइए बच्चों देखते हैं लास्ट सवाल, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है द पोएम ट्रीज की। बहुत जरूरी सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्री की पोम की सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेटा ये एक एलिगरी है, बेसिकली ये कंपैरिजन है जिसमें दो लेयर्स ऑफ मीनिंग दिखाए गए हैं। पहली बात, ट्रीज को यहाँ पर ट्री लिटरली भी ट्री बोला गया है और उसे सिंबॉलिकली भी ट्री बोला गया है। इनफैक्ट जो पोएट है एड्रियन रिच, वो ग्रेट फेमिनिस्ट हैं और वो ट्रीज को यूज करती हैं यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को दिखाने के लिए, पर्टिकुलरली विमेन को दिखाने के लिए, क्योंकि मेन ऐसी डोमिनेंस फेस नहीं करते। She has raised voice against the exploitation of women. उन्होंने औरतों के एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। इन पैट्रियार्कियल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज के अंदर जहां पर आदमी की डोमिनेंस ज्यादा है, ऐसी सोसाइटीज के अंदर उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। She is against slavery, वो गुलामी के बिल्कुल अगेंस्ट है कि मैं गुलामी नहीं चाहती, भले ही वो नेचुरल ऑब्जेक्ट की हो या फिर इंसान की हो जैसे औरत। इस पोम में ट्री जो है वो अननेचुरल एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, यानी लोगों के घर में बड़े हुए हैं, और वो भी चाहते हैं कि वो उस जगह पर जा सके, उन फॉरेस्ट में जा सके जहां से वो आए हैं। इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री, उसके रूट, लीव, ट्विग्स, बोस, सब जो है वो कोशिश करते हैं कि इस घर के स्टिपलिंग स्पेस से, इस आप कह सकते हो कि घुटन भरे रास्ते से बाहर निकल सके। नरेटर कॉन्फिडेंट है कि ट्री भी फॉरेस्ट में जाएंगे और अपनी फ्रीडम को अटेन कर लेंगे। ये पोम पे अगर हम डीपर मीनिंग पे जाएं तो देखा जाए तो ये औरत की भी आवाज है जो अपने आप को इस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डोमिनेशन से बाहर निकालना चाहती है, जो आदमियों के चंगुल से अपने आप को बाहर निकालना चाहती है। ठीक है, हर इंसान के पास राइट टू ग्रो होना चाहिए और वो फ्रीली रहे जहां पर भी वो रहना चाहता है। किसी भी इंसान को एनस्लेव करना, उसे गुलाम बनाना और उसका शोषण करना अपने फायदे के लिए गलत है। तो कोई भी इंसान जिस तरीके से स्लेवरी की जिंदगी जीना पसंद नहीं करता, वैसे पेड़ पौधों को भी अपना स्लेव मत बनाओ। इट इज सप्रेस्ड एंड डोमिनेटेड, डाउन ट्रॉडन पीपल आर लाइकली टू रिबेल। अब वो कहते हैं जो सप्रेस्ड है, डोमिनेटेड है, कंट्रोल्ड है, डाउन ट्रॉडन मतलब दबे हुए, शोषित लोग जो हैं वो रिबेल करेंगे, वो उस चीज के अगेंस्ट जरूर फाइट करेंगे एंड थ्रो अवे द चेन्स ऑफ स्लेवरी, और वो भी हिम्मत करके अपने आप को स्लेवरी से बाहर निकालेंगे। द चेन्स ऑफ
क्लास, कास्ट, रेस एंड जेंडर इम्प्रिजन ह्यूमन बींग्स। ये जो बेड़ियां हैं हमारे शरीर के ऊपर, क्लास की, इस जाति की, ये कलर की, ये जेंडर की, यही चीजें हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन वो कहते हैं अगर जो सफर कर रहा है, जो पीड़ित है, अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो अपनी स्ट्रगल के थ्रू ये काम कर सकता है। तो ट्रीज यहाँ पर विमेन को दिखाती हैं जिन्होंने आदमियों की डोमिनेशन, उन्होंने गुलामी सब झेली है सोसाइटी के अंदर, और वो एक फ्रीडम का वर्ल्ड अब चाहती हैं। हाउएवर नाउ दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इल ट्रीटमेंट बाय मेन एंड आर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम एंड इक्वालिटी। और इस पोएम के थ्रू औरतें भी अपनी लड़ाई लोगों के आगे रख रही हैं और चाहती हैं कि उनके पॉइंट को भी ढंग से सुना जाए। और इसी के साथ बच्चे हमारे मास्टर 30 का ये एक और लेक्चर आकर हो जाता है खत्म। आई होप इसमें जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाए गए हैं वो आप लोग करेंगे बेटा। इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करो। These questions are really important and you have to practice all these things. ये नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के लिए बाद में प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हम आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। आई होप आप सब बच्चों को सब कुछ समझ में आया होगा। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीबॉडी एंड कीप स्टडीइंग।